अब हम डिस्कस करेंगे 1.3 कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स का मतलब है पेशा, प्रोफेशन, जो हम बायोलॉजी के डिफरेंट फील्ड्स को एज प्रोफेशन हम चूज़ करते हैं, पेशा हम बनाते हैं। उसमें क्या क्या स्कोप है, किस फील्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि कौन सी स्टडी करनी पड़ेगी, इसको हम डिस्कस करेंगे 1.3 में। अब ये वो सारी कैरियर्स हैं जो कि आपके बुक में मेंशन्ड है। मेडिसिन, सर्जरी, डेंटिस्ट्री से लेकर आगे बायोटेक, फोरेंसिक तक, ये वो कैरियर्स हैं जिनको उसने 3-3 4-4 लाइनों में एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद कुछ ऐसे कैरियर्स हैं जिनका उसने आपको नाम बताया है और सिर्फ ये बताया है कि उनकी जॉब्स या उनका काम क्या है, उस फील्ड का या उस कैरियर का स्कोप क्या है, वो उसने डिस्कस किया है। ये सारी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस इनकी पूछी जा सकती है। किसी भी प्रोफेशन की डेफिनेशन साथ पूछा जा सकता है कि कौन सी प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए आपको कितने साल की डिग्री करनी पड़ेगी। ये इस तरह के एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये कैरियर्स इन बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। मुश्किल है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आए, लेकिन ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेसिफिकली शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। मेडिसिन और सर्जरी। मेडिसिन एंड सर्जरी वो पहली फील्ड है जो कि आपकी बुक में डिस्कस की गई है। आपकी बुक कहती है द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस, तशखीस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। बीमारी क्या है, इसकी तशखीस करना और इसको इस ट्रीट कैसे किया जा सकता है, बीमारी का हल क्या है, ये मेडिसिन के शोबे के अंडर आएगा। ये उसने आपको मेडिसिन का सबसे पहले बताया। देन वो कहता है सर्जरी की बात करता है। इन सर्जरी डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ बॉडी आर रिपेयर्ड। रिपेयर मतलब एक जो जैसे टांग टूटी है उसको आप प्लास्टर लगा के जोड़ते हैं। और उसके बाद आता है रिप्लेस्ड। बाज़ात आपका कोई बॉडी पार्ट, स्किन क्राफ्टिंग होती है, कोई बॉडी पार्ट स्किन के एक तरफ से, मोस्टली टांग के पिछले हिस्से से आपका स्किन लेके, तो उसको कहीं आपका ज़ख्म ज़्यादा है तो उसके ऊपर क्राफ्टिंग स्किन लगाई जाती है। इसका मतलब होता है कि आपकी ख़राब स्किन नई साफ़ स्किन से रिप्लेस की गई है। और रिमूव्ड, या जैसे रिप्लेस में आप एग्जांपल किडनी ट्रांसप्लांट या हार्ट ट्रांसप्लांट की भी ले सकते हैं। आपका जो ऑर्गन नकारा हो चुका है उसको आप एक बेहतर ऑर्गन से रिप्लेस कर देते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी आजकल होती है, स्किन ग्राफ्टिंग होती है। उसके बाद रिमूव, आपका कोई जैसे शुगर के पेशेंट्स की अक्सर टांग कटी होती है, एम्प्यूटेड होते हैं, या उंगलियां या पैरों की उंगलियां कटी होती हैं, ये सर्जरी में आएगा। रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड एंड रिमूव्ड, ये चारों आर सर्जरी के अंडर आएंगे। ठीक है। अब उसने मेडिसिन और सर्जरी की बात की। अब वो आगे बताता है कि आपको क्या करना है अगर आपने मेडिसिन और सर्जरी के शोबे में जाना है। इस प्रोफेशन में आने के लिए स्टूडेंट्स को 5 साल प्रोग्राम MBBS करना पड़ेगा। MBBS की फुल फॉर्म क्या है? मेडिसिन बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS। ठीक हो गया। फुल फॉर्म MBBS की है मेडिसिन ऑफ बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। MBBS के हिसाब से ना जाइएगा, बैचलर पहले है, मेडिसिन बाद में। और यही वो चीज़ है जिससे मैं भी बोलते हुए कंफ्यूज हुई हूँ। आपने कंफ्यूज नहीं होना, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी है। अब हमारे पास फील्ड आती है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री बेसिकली फ्रेंच वर्ड है डेंटिस्टे, इसका मतलब है टूथ या दांत, ये उससे निकला है। डेंटिस्ट्री है जो कि आपके दांतों, मसूड़ों, ज़ुबान, ये मुंह जो है इसको कहते हैं ओरल सिस्टम। ये जो ओरल हेल्थ है आपकी माउथ के अंदर, ये टीथ, गम्स, टंग, इस सब को कहेंगे हमारा ओरल सिस्टम। इसकी जो बीमारियों में स्पेशलाइज करता है उसको हम डेंटिस्ट कहेंगे। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। ठीक है। दे डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़। ये वही डेफिनेशन है जो हमने मेडिसिन की पढ़ी। मेडिसिन में आपको एक ब्रॉडर टर्म में कहा कि बॉडी की डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जहाँ पे आपने आपके माउथ की या डेंटल हेल्थ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को डील करना है। उसके बाद है एंड परफॉर्म सर्जरी। मतलब जिस तरह से हम मेडिसिन एंड सर्जरी में देखा कि पूरी बॉडी में की मेडिसिन और सर्जरी डील कर रहे हैं, उस तरह डेंटिस्ट्री में हम सिर्फ अपनी ओरल हेल्थ की
डिजीज़ डायग्नोसिस ट्रीटमेंट कर रहे हैं और सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें वो कहता है फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स गेट अ 4 ईयर बैचलर्स ऑफ डेंटल सर्जरी। BDS डेंटिस्ट बनने के लिए आपको 4 साल डिग्री प्रोग्राम करना पड़ेगा, BDS। ठीक हो गया। अब 5 साल करने जा रहे हैं लेकिन अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। आपकी बुक में 4 ईयर है, इस वजह से आपने 4 ईयर ही मेंशन करना है अगर आपको MCQ में आता है। ठीक हो गया। फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हमने पहले भी देखा था, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। फार्मा मतलब ड्रग, अद्वियात, और लॉजी मतलब स्टडी। ड्रग्स की जो स्टडी होती है या मेडिसिन की जो स्टडी होती है उसको फार्माकोलॉजी कहेंगे। फार्माकोलॉजिस्ट वो जो फार्माकोलॉजी में स्पेशलाइज करते हैं उनके बारे में बात हो रही है। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग, जो हमारे पास कोई ड्रग या मेडिसिन है उसका इफेक्ट क्या है ह्यूमन बॉडी पे, उसको स्टडी किया जाता है। और इससे ही हमें पता चलता है कि हम बेहतर से बेहतर मेडिसिन कैसे बना सकते हैं। एक ड्रग हमारे पास है, उसका इफेक्ट स्टडी किया हमने ह्यूमन बॉडी पे, हमने उसकी एफिशिएंसी का अंदाज़ा लगाया, वो कितना एफिशिएंट है, वो कितना फ़ायदा दे रहा है ह्यूमन बॉडी में, कितनी जल्दी फ़ायदा दे रहा है या कितनी देर से फ़ायदा दे रहा है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम नई से नई मेडिसिन बेहतर से बेहतर अद्वियात बना सकते हैं। अब इस कैरियर को चूज़ करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप बैचलर ऑफ स्टडीज़ डिग्री करें, फार्मेसी में BS करें, बैचलर्स BS करें फार्मेसी में, ये 4 साल होता है, और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी D फार्मेसी की डिग्री करें जो कि 5 साल होती है। ठीक है। इन दो ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन हैं आपके पास, BS इन फार्माकोलॉजी या D फार्मेसी। इन दोनों में से कोई एक स्टडी करके आप फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी 2 वर्ड्स को मिला के बना है, फिजियो और थेरेपी। फिजियो से का मतलब है फिज़िकल हेल्थ, जो जिस्मानी हमारी सेहत है उसको कहते हैं फिजियो, और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट, जो हमारी फिज़िकल हेल्थ का जो इलाज है उसको फिजियोथेरेपी के अंडर स्टडी करेंगे। इट इज़ अ थेरेपी, ट्रीटमेंट मतलब ये कि ट्रीटमेंट, इलाज, दैट इज़ यूज टू रिस्टोर द मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये एक ऐसे थेरेपी है जो कि हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है या फिज़िकल फंक्शन है, हमारा जो जिस्मानी जिस्म का चलना फिरना, मूवमेंट है, या हमारा जिस्म का उठना बैठना है, इस तरह के फंक्शंस को रिस्टोर करता है, बहाल करता है। और ये बहाली ये जो बहाल हम करते हैं वो करते हैं कि जब अगर कोई डिज़ीज़, कोई बीमारी या कोई इंजरी, कोई चोट लगने की वजह से हमारी फ़िज़िकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, कम हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, बहाल करने के लिए ये थेरेपी की जाती है। फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ फिज़िकल एक्सरसाइजेज़, जिस्मानी एक्सरसाइजेज़ मुख्तलिफ़ किस्म की वो करते हैं जो जिस्म का हिस्सा ख़राब है उससे हर जिस्म के हिस्से को रिस्टोर करने के लिए उसकी मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेज़ हैं। वो फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ यूज़ करते हैं थेरेपिस्ट, और यूज़ करते हैं फ़िज़िकल मोडेलिटीज़। अब फिज़िकल मोडेलिटीज़ के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। मसाज आ जाती है इसमें, ठंडे कपड़े की टकोर, गर्म कपड़े की टकोर, ये भी फिज़िकल मोडेलिटीज़ का हिस्सा है। फिर शायद आप में से कुछ को कंप्रेशन सॉक्स का पता हो। ऑपरेशन के बाद जो हमारे जिस्म में सोजिश हो जाती है, ख़ास तौर पर टाँगों या बाजुओं में, तो उसके लिए हम एक ख़ास किस्म की सॉक्स होती हैं, वो पहनते हैं जिससे स्वेलिंग हमारी कम होती है या इन्फ्लेमेशन कम होती है, सोजिश कम होती है। उनको कहते हैं कंप्रेशन सॉक्स। ये भी फिज़िकल मोडेलिटीज़ का में ही आता है। जिन लोगों को कंप्रेशन सॉक्स का पता है उनको आइडिया होगा कि उनको बेहतर समझ लग गई होगी, और ये सॉक्स का इस्तेमाल करना भी फिज़िकल मोडेलिटीज़ के अंडर ही आता है। ये सारे काम हम करते हैं, एक्सरसाइजेज़ और डिफरेंट फिज़िकल मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं ताकि हम पेशेंट की फ़िज़िकल हेल्थ को, जिस्मानी सेहत को बहाल कर सकें। इसके बाद वो कहता है कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है। BS की डिग्री मौजूद है फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बनने के लिए। फ़िज़िकल थेरेपी में 4 साल BS की डिग्री मौजूद है, और इसके अलावा 5 साल फ़िज़ियोथेरेपी मौजूद है, DPT जिसको हम कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फ़िज़ियोथेरेपी। ये 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं अगर आप फ़िज़ियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो। फ़िशेज़ एंड वाइल्ड लाइफ़। फ़िशेज़ एंड वाइल्ड लाइफ़ डिपार्टमेंट्स में आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो वो कहता है कि इन डिपार्टमेंट्स में जॉब वही कर सकता है जिसका BS या मास्टर्स, BS या MS की डिग्री ज़ूलॉजी में हो। इसका मतलब है एनिमल्स की स्टडी में हो,
या फिशरीज में हो या एक्वाकल्चर में हो। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले जूलॉजी का। तो आपको पता है एनिमल स्टडी को जूलॉजी कहते हैं। और ये बड़ी एक वास्ट फील्ड है। इसमें सब तमाम तर एनिमल्स की स्टडी, इनकी डाइवर्सिटी, रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ और डिफरेंट टाइप्स, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन डिफरेंट एनिमल्स के, ये सब जूलॉजी में आएगा। इसके बाद है फिशरीज। फिशरीज़ का डिपार्टमेंट आता है फ़िश हार्वेस्टिंग में। मछलियों को अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए, मतलब ये कि आप बेचने के लिए, बहुत आपने पॉन्ड बनाया हुआ है, बेशुमार उसमें मछली हैं, आप उसको उनको बेचते हो, बिजनेस कर रहे हो, कमर्शियल पर्पस के लिए या रिक्रिएशनल पर्पस के लिए। मतलब ये है कि कोई पार्क है, जैसे कि आपने इधर देखा होगा सफारी में फ़िश म्यूज़ियम है, या इधर डिफरेंट जो पार्क्स होते हैं, राना रिजॉर्ट है, इस तरह की जगह पे रिक्रिएशनल पर्पस के लिए मछलियों को यूज़ किया जाता है। ये दोनों पर्पस, कमर्शियल या रिक्रिएशनल, मतलब ये है कि सैर तफरी के पर्पस के लिए या खूबसूरती के पर्पस के लिए जो मछलियों को यूज़ किया जाता है, ये दोनों फिशरीज़ के अंडर ही आते हैं। आबी हयात सारी फिशरीज़ के अंडर आती है। अब उसके बाद वो बात करता है वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ क्या है? जितने ही हमारे पास अनडोमेस्टिकेटेड, मतलब ये है कि जो हमारे पालतू जानवर नहीं है। पालतू वर्ड बेसिकली जानवर, कुत्तों या बिल्लियों के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारे पास डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं वो होते हैं जो हमारे पास गाय, भैंस, बकरी, बैल, ये हमारे पास, इनको हम कहते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जो कि इस कैटेगरी में नहीं आते वो अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं। वो और अनकल्टिवेटेड प्लांट्स, वो प्लांट्स जो हमने खुद नहीं लगाए, खुद ब खुद ज़मीन में उगाए हैं, इन दोनों की को हम जंगली हयात कहेंगे। ये दोनों तरह की लाइफ जो है वो वाइल्ड लाइफ में स्टडी की जाएगी। वो जानवर जो हमारे काबू में नहीं है या वो प्लांट्स जो हमने खुद नहीं लगाए, वो वाइल्ड लाइफ में आएंगे। फिर आपकी बुक में वर्ड यूज़ हुआ है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर जो है वो है एक्वा मतलब पानी, और कल्चर मतलब ये है कि उसको प्रोड्यूस करना। पानी को आबी हयात में जो ज़िंदगी को प्रोड्यूस करना है, लिविंग बीइंग्स को प्रोड्यूस करना है, वो आएगा एक्वाकल्चर में। अब इसमें प्लांट्स भी आ सकते हैं, फिशेस में तो हम स्पेसिफिकली फिशेस की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्वाकल्चर में आप एक्वेटिक मतलब पानी में ज़िंदा रहने वाले प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एक्वेटिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और एक्वेटिक एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाले तमाम तर एनिमल्स की बात कर रहे हैं। उनको रिप्रोड्यूस करना, उनको कल्टीवेट करना, उनको पालना, ये सब एक्वाकल्चर की फील्ड में आएंगे। और इसके लिए वो कहता है कि आपको ज़रूरी है कि आप बीएस की डिग्री करें ज़ूलॉजी, फिशरीज़ या एक्वाकल्चर में, अगर आप फिशरीज़ और वाइल्ड लाइफ की फील्ड में आना चाहते हैं या फिशेज़ और वाइल्ड लाइफ की जो सीड्स हैं उन पे अप्लाई करना चाहते हैं। अभी सबसे पहले तो मैं ये आपको बताती चलूँ कि ये जो फिशरीज़, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये जो आपके पास फील्ड्स हैं, ये बिल्कुल ही दो दो लाइंस में इनको बताया गया है, लेकिन इनमें कुछ वर्ड्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी यूज़ की गई हैं जिनके पीछे पूरी एक साइंस है। मैं एक एक वर्ड को पीछे डिटेल में एक्सप्लेन इस वजह से कर रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर ही आपको वो याद करने में या आपको समझने में आसानी होगी कि क्या बात हो रही है, और आप अपने माइंड में एक स्टोरी बना सकेंगे कि डिस्कस क्या किया जा रहा है। अब हमारे पास एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। अब वो कहते हैं जो एग्रीकल्चर को स्टडी करते हैं, जो और की जो रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, वो क्या करते हैं, उनका पर्पस क्या होता है एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट का। उनका एक तो मकसद होता है फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना, मतलब ये कि बेहतर से बेहतर तरीक़ाकार लाया जा सके। पेस्ट कंट्रोल, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब बल्कि कह रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स का कंट्रोल यूज़ भी लिमिटेड होना चाहिए या कम होना चाहिए, मुनासिब गिवन रेंजेस के अंडर होना चाहिए। हाइड्रोपोनिक एक टेक्निक, फार्मिंग प्रैक्टिसेस की बात अगर हम करें तो पानी के अंदर हम जो प्लांट्स को उगाते हैं और उसके बाद उसको ज़मीन में लगाते हैं, ये एक नई टेक्निक आई है। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो हम बिल्कुल किसी भी केमिकल को इस्तेमाल किए बगैर जो फार्मिंग करते हैं उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे।
ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज, नई से नई टर्म्स, नई से नई टेक्निक्स, ये आपने 2 या 3 टेक्निक्स डिस्कस हमने की हैं फार्मिंग की। नई से नई टेक्निक्स दिन ब दिन आ रही हैं। ये सारी जो है ना, ये जो हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, ये रिसर्च करते हैं सारी, और यही नई फील्ड्स लेके आते हैं, बेहतर से बेहतर तरीका हमें बताते हैं कि किस तरह से हम अपनी फार्मिंग को, अपने खुराक के उगाने के तरीक़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन, अब पहले तो बात की हम क्रॉप उगाने की जो प्रैक्टिसेस हैं उसकी, फार्मिंग करने की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में बात की। अब क्रॉप प्रोडक्शन, अब क्रॉप की बात हो रही है कि किस किस्म की क्रॉप आप उगाते हैं। ये डिपेंड करता है, आप खाने के लिए क्रॉप्स उगाते हैं, खाने के लिए मतलब गंदम उगाई है, चावल उगाए हैं, या अब बेचने वाली क्रॉप्स उगाते हैं जो कि मतलब जैसे कॉटन की क्रॉप है, इसको हम कैश क्रॉप कहेंगे, जो कि हम खाने वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं होती। ये बिज़नेस या इसको कैश क्रॉप कहते हैं, बिज़नेस पर्पस के लिए या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। और हम डिफरेंट किस्म के जैसे हम सनफ्लावर उगाते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, ताकि हम सनफ्लावर ऑयल बना सकें। डिफरेंट बेशुमार मुख्तलिफ किस्म की क्रॉप्स हैं, उनकी प्रोडक्शन, आप किस किस्म का एरिया है, किस किस्म की क्रॉप उगाना बेहतर है, कौन सी क्रॉप उगाने से किस किस्म की ज़्यादा वो ज़मीन हमें यील्ड देगी, ज़्यादा तादाद में हमारे पास वो क्रॉप होगी। अगर हम स्पेसिफिक, जैसे चावलों को पानी ज़्यादा लगता है, तो अगर कोई एरिया है जो पानी की बेहतर एक्सेस है ज़मीन को, तो हम उस जगह पे चावल उगाना प्रेफर करेंगे। इस तरह की चीज़ें क्रॉप प्रोडक्शन में आएंगी, और ये भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट डिफाइन करते हैं। फिर है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स। सस्टेनेबल का मतलब है जो कि वक्त के साथ साथ हमारे लिए मैनेज करना आसान हो, और जो एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा दें, हमें भी फ़ायदा दें। अब उनमें अगेन कम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना आ जाता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाती है। बिल्कुल किसी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किए बगैर जो क्रॉप्स हम उगाते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आएंगे। ये हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स की, मतलब वो टेक्निक्स जो हमें भी फ़ायदा दे रही हैं और माहौल को भी फ़ायदा दे रही हैं। अगर हम बात करें कि हम पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करें, तो वो हमें तो क्रॉप मिल रही है, ज़्यादा बेहतर यील्ड मिल रही है क्रॉप की, लेकिन वो एट द सेम टाइम हमारे पास जो खाना आ रहा है वो भी केमिकल से इन्फेक्टेड है, और हमारे माहौल को, हमारी ज़मीन को भी वो केमिकल्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इस वजह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स लाना ज़रूरी है, और इनको लाना भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के अंडर आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स। अब इन तीनों वर्ड्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अब एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बनने के लिए आपने करना क्या है? आपको रिक्वायर्ड है कि आपकी बीएस की डिग्री हो 4 साल एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में अगर बीएस की आपकी डिग्री है, तो आप किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप क्रॉप प्रोडक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, आप सस्टेनेबल टेक्निक्स की रिसर्च में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी एग्रीकल्चर की बहुत ही वास्ट फील्ड है। इसके अंदर आप फिर आगे हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, ये सारी एग्रीकल्चर की ही ब्रांचेस या सब फील्ड्स में आएंगी। एग्रीकल्चर एक बहुत ही वास्ट वर्ड है, जिसके अंदर बेशुमार छोटी छोटी फील्ड्स आती हैं, जिनमें आप इन फ्यूचर मास्टर्स कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड देखती है ब्रीडिंग और केयरिंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की। अब केयरिंग मतलब ख्याल रखना, और ब्रीडिंग मतलब ये है कि वो जानवर 1 से 2, 2 से 4 कैसे होंगे, रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, उनका पूरा हम लाइफ स्टॉक मतलब मवेशियों की पूरी हमारे पास ज़्यादा खेप कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें हम एनिमल हस्बेंड्री में डिस्कस करते हैं। अब जो एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड है, वो ब्रीडिंग और केयरिंग, रिप्रोडक्शन और ख्याल रखने का, लाइफ स्टॉक का, मवेशियों का देखती है। क्यों देखती है? टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। क्वालिटी मतलब बेहतर एक माहौल, अच्छा माहौल दिया जाए तो बेहतर जानवर की सेहत होती है। खाना पीना, जानवर के खाने पीने का ख्याल रखा जा रहा है, माहौल अच्छा है तो वो तंदुरुस्त सेहतमंद होगा, हट्टा कट्टा जानवर होगा। ठीक हो गया। ये आता है क्वालिटी में। एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब क्वांटिटी। अब एक जानवर है, उसकी सेहत अच्छी है, वो रिप्रोड्यूस ज़्यादा कर रहा है,
तो नंबर ऑफ़ एनिमल्स में भी उन जानवरों के नंबर में भी, प्रोडक्टिविटी में भी इज़ाफ़ा होगा। ठीक हो गया। अब एनिमल हस्बेंड्री में हम जानवरों की खुराक मतलब न्यूट्रिशन, सेहत मतलब कि हेल्थ, उनकी ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन को, इन चीज़ों को देखते हैं। साथ ही जानवर जो उसका जो पेशाब है या फ़ीसिस हैं, उसके मोशन है, उसको किस तरह से हमने मैनेज करना है, कहाँ उसको पाथियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उनका इस्तेमाल है, और अगर नहीं इस्तेमाल करना तो उसको किस तरह से प्रॉपर्ली आपने फेंकना है। ये सारा कुछ इसमें एनिमल हस्बेंड्री की स्टडी में ही आता है। और अगर आप एनिमल हस्बेंड्री की स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बीएस करने की ऑप्शन है एनिमल हस्बेंड्री में, जो कि एक 4 साला प्रोग्राम है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो है, हॉर्टी वर्ड मतलब गार्डन और कल्चर मतलब प्रोड्यूस करना, बनाना। बागात के बनाने को हॉर्टिकल्चर कहेंगे। अब किस किस्म के बागात की बात हो रही है, किस किस्म के बागात को कल्टीवेट करने की, बनाने की, उगाने की बात हो रही है। अब इसमें फ्रूट्स आएंगे, वेजिटेबल्स आएंगे, फ्लावर्स आएंगे और ऑर्नामेंटल प्लांट्स आएंगे। फ्रूट्स मतलब फल, जो हमारे पास फूल होते हैं वो आगे जाके फ्रूट्स बनाते हैं। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स कैसे बनती हैं, जो हमारे पास एक प्लांट होता है उसका कोई भी पार्ट, शाख, पत्ता, तना, जो कि खाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको हम वेजिटेबल कहेंगे। ठीक हो गया। जैसे पालक पत्ते होते हैं, जो हमारे पास मूली होती है, वो उसकी वो रूट्स होती हैं, ज़मीन के अंदर उगती हैं। ये मुख्तलिफ आपको 2 एग्जांपल्स दिए वेजिटेबल्स की, के पौधे के किसी भी हिस्से को जो कि एडिबल होगा उसको हम वेजिटेबल कहेंगे। फ्लावर, फूलों को फ्लावर्स कहते हैं। और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, अब ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो पौधे हैं जो कि हम खूबसूरती के लिए लगाते हैं। अब वो आप खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप फूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स में आएंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के खूबसूरत पत्ते भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ मतलब पत्तों को और फूलों को, शाखों को मुख्तलिफ़ खूबसूरती बढ़ाने के लिए बहुत ही प्यारे तरीके से इस्तेमाल जब करते हैं, जो कि दिल लुभाने वाला लगता है, खूबसूरत लगता है, आँखों को अच्छा लगता है, उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहेंगे। ठीक है? ये चारों चीज़ों के कल्टीवेट करने को हॉर्टिकल्चर के अंडर स्टडी करेंगे। अगर आप हॉर्टिकल्चरिस्ट बनना चाहते हैं, उसके लिए बीएस की आपकी 4 साल डिग्री होगी हॉर्टिकल्चर में, जो कि रिक्वायरमेंट है एक हॉर्टिकल्चरिस्ट बनने के लिए। जो फॉरेस्ट होते हैं, हमारे पास जंगलात होते हैं, और जंगलात में ज़िंदा रहने वाली वाइल्ड लाइफ होती है। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है। वाइल्ड लाइफ की डेफिनेशन हमने पहले डिस्कस की है, जो कि जंगलात और जो वाइल्ड लाइफ है उनको मैनेज कैसे करना है, उनको बेहतर माहौल कैसे देना है, और उनको कंज़र्व मतलब प्रिज़र्व कैसे करना है, उनकी हिफाजत कैसे करनी है, उनको महफूज कैसे रखना है, ये सारी स्टडी फॉरेस्ट्री के अंडर आएगी। और जो फॉरेस्ट्री को स्टडी करते हैं उनको फॉरेस्टर्स कहते हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ को, जंगलात में रहने वाले जानवरों को, जंगली हयात को, और फॉरेस्ट को मतलब जंगलात और जंगली हयात की हिफाजत करने वालों को और उनको बेहतर माहौल देने वालों को, मैनेज करने वाले को फॉरेस्टर्स कहते हैं। अब ये 4 साल डिग्री है फॉरेस्ट्री की, बीएस है फॉरेस्ट्री में, जो कि नेसेसिटी होता है एक फॉरेस्टर बनने के लिए। फार्मिंग, द प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग मतलब फार्मिंग के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि फार्मिंग के माहिर होते हैं, माहिरात होते हैं फार्मिंग में, वो मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म्स प्रिपेयर करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म्स बनाते हैं। अब किसमें है फार्म्स के, ये 3 एग्जांपल आपकी बुक में जो दी हुई हैं, एनिमल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फ्रूट फार्म्स। एनिमल फार्म्स में आ जाएगा वो एनिमल्स को पालना, उन जानवरों को पालना जिससे हम अंडे लेते हैं, मीट लेते हैं, गोश्त लेते हैं, दूध लेते हैं, या भेड़ें होगी उनसे हम वूल लेते हैं। उन जानवरों को पालना जो कि हमें ये फ़ायदे दें, वो एनिमल फार्मिंग में आएगा। उनकी सेहत का, उनकी प्रोडक्शन का, खुराक का भी ख्याल रखा जाता है, वो भी फार्मिंग के अंडर ही आएगा एनिमल फार्मिंग में। उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग में हम मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स
डोमेस्टिकेटेड जो पालतू हमारे पास बर्ड्स होते हैं वो पोल्ट्री फार्मिंग में आएंगे। चिकन पोल्ट्री फार्मिंग में आएगा। इनके जो पालतू बर्ड्स होते हैं या चिकन होता है, इनके गोश्त, अंडे, जो इनके फेदर्स होते हैं, पर होते हैं, उनके इस्तेमाल को, ये सारा कुछ इनको पालना और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करना, ये पोल्ट्री फार्मिंग में आएगा। और पोल्ट्री फार्म्स में चिकन, मुर्गियाँ, टर्की, बतखें, ये सारी पोल्ट्री फार्मिंग में आती हैं, ये जानवर। इसके बाद फ्रूट फार्मिंग में आते हैं फलों के बागात, वो फ्रूट फार्मिंग में आते हैं। कोई भी ऐसे जो ट्रीज़ होते हैं जिन पे फल लगते हैं, जैसे कि आपने किन्नू के देखे होंगे, इक्वल मतलब चारों तरफ से इक्वल स्पेस दी जाती है, चौरस एक लाइन खींची जाती है और उसके दरमियान में करके किन्नुओं का पौधा लगता है और वो उसी हिस्से में उतना ही ग्रो करता है। और मतलब अगर आप किन्नुओं का फार्म देखेंगे तो वो चौरस चौरस बेशुमार एक जैसे चौरस जगह होंगी और हर चौरस के दरमियान में, स्क्वायर के दरमियान में एक किन्नू का पौधा लगा होगा। इस तरह की हर जो मुख्तलिफ एक प्लांट्स या फ्रूट ट्री होगा, हर डिफरेंट फ्रूट ट्री को उगाने की डिफरेंट टेक्निक है। ये मैंने आपको किन्नू की बताई है। इसी तरह से ये ऑरेंज फ्रूट की फार्मिंग कहेंगे इसको। हर फ्रूट की फार्मिंग को, कल्टीवेशन को फार्मिंग के फील्ड में स्टडी करेंगे, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो परिंदे हों या चाहे वो फल हों। इनकी फार्मिंग जो है, इनकी कल्टीवेशन जो है वो फार्मिंग के अंडर आएगी। और इसके लिए भी आपको BS एग्रीकल्चर की ज़रूरत है या आपने मुख्तलिफ फार्मिंग के कोर्सेज़ किए हों, मतलब पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल फार्मिंग, फ्रूट फार्मिंग, इनमें से जिसमें आपको इंटरेस्ट है उस फार्मिंग में आपने मुख्तलिफ कोर्सेज़ किए हों, डिप्लोमास किए हों, तो भी आप उस स्पेसिफिक फील्ड में आ सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस की है, पहले भी इसकी डेफिनेशन आई है, इस वजह से आपको इसका कॉन्सेप्ट होगा। जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, लिविंग बायोलॉजिकल मतलब लिविंग बींग्स के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं मुख्तलिफ, उनको इस्तेमाल करते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि ह्यूमन्स के लिए फ़ायदेमंद हों, ठीक है, उनको कुछ फ़ायदा दें। अब इसमें वो कहता है कि वो किस फील्ड्स के लिए, कौन कौन सी फील्ड के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं लिविंग बींग से। मेडिसिन के शोबे के लिए, एग्रीकल्चर के शोबे के लिए। ये 2 मिसालें उसने दी हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू डेवलप द प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज। प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और ऐसी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज भी निकाली जाती हैं जिससे हम बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट्स बना सकें, ठीक है। अब मेडिसिन के शोबे की अगर हम बात करें तो पहले भी हमने डिस्कस की है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो हम अपने जिस्म में लगाते हैं ताकि हमारी शुगर, ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहे। उसके बाद उसने कहा एग्रीकल्चर के शोबे की एक एग्जांपल है हमारे पास GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब जो जेनेटिक्स हैं, वो जीन्स जो हैं हमारी, वो हमारी बनती हैं न्यूक्लिक एसिड से, जो कि है एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये आप ज़रा लिख के ये चेन अपने जहन में रिवाइज करें। चौथा जो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल था वो था न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर होती हैं जीन्स हमारी, वो मैसेजेस, वो इंफॉर्मेशन जो कि डिफ़ाइन करती है कि ऑफस्प्रिंग या बच्चा कैसा होगा, किसके जैसा होगा, ठीक हो गया। वो जो जीन्स हैं हमारे पास, जो जीन्स हैं वो, उनको हमने डिस्कस किया था कि हम वो मैसेज को चेंज कर सकते हैं और जो हमारे पास डिफरेंट मैसेज हैं उनमें से जो बेहतर मैसेज है उसका हम बच्चा बना सकते हैं, उसका हम ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। बच्चा मैं आपको सिर्फ लेमन्स लैंग्वेज में एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक हो गया। जीन्स को चेंज करके हम अपने फ़ायदे का ऑर्गेनिज़म जो बनाते हैं उस ऑर्गेनिज़म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज़म कहते हैं, मतलब GMO कहते हैं। ये एक एग्जांपल है एग्रीकल्चर की। और इससे हम बेहतर से बेहतर खुराक, बेहतर क्वालिटी की खुराक बना सकते हैं। और एग्रीकल्चर की एक और एग्जांपल जो हर घर में मौजूद है वो है यीस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है जिसको हम अपने डो के अंदर, अपने जो हम आटा है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, उससे वो आटा खमीरा हो जाता है और हमारे पास ब्रेड बन सकती है खमीरे आटे की। जो शवारमा ब्रेड होती है
वो भी खमीरे आटे की होती है, नान खमीरे आटे के होते हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं यीस्ट के इस्तेमाल की हमारे एग्रीकल्चर और फूड के अंदर। अब बीएस है 4 साल का बायोटेक्नोलॉजी में, अगर आप बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो। जो हमारे पास मेजर कैरियर्स दिए गए थे बायोलॉजी के 12 हमारी बुक में, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आएंगे मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी, जो आपकी बुक में छोटा सा एक चार्ट सा दिया हुआ है पेज नंबर 10 पे, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें उसने मज़ीद 8 कैरियर्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहला है वेटरिनरी मेडिसिन। इसमें आ जाता है जानवरों, वेटरिनरी जानवरों की स्टडी को कहते हैं। जानवरों से मुतलिक जो डायग्नोसिस होती है, बीमारी की तशखीस या बीमारी का इलाज, ट्रीटमेंट, वो वेटरिनरी मेडिसिन में आएगा। और जानवरों की सर्जरी, वो ह्यूमंस में मेडिसिन एंड सर्जरी में एमबीबीएस होता है, और जो एनिमल्स हैं उनमें डीवीएम होता है, डॉक्टर ऑफ वेटरिनरी साइंसेज। सेकंड हमारे पास है एनवायरमेंटल साइंस, सॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी से मुतलिक जो हमारे पास इश्यूज़ हैं उनका हल निकालना, और जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे मुतलिक मामलात का हल निकालना, मसाइल का हल निकालना, एनवायरमेंटल साइंस में आएगा। अब माहौल से मुतलिक ये जो आजकल हमारे पास बड़ी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, फ्लड की सूरत हाल है, सैलाब आ रहे हैं, बेशुमार बारिशें हो रही हैं, इन सब से मुतलिक मामलात भी एनवायरमेंटल साइंस में डिस्कस किए जाएंगे कि किस तरह से हम बेहतर तरीके से हमारे माहौल को, नेचुरल रिसोर्स को बेहतर तरीके से हिफाजत महफूज कर सकें, प्रिजर्व कर सकें और उनका इस्तेमाल कर सकें। ये एनवायरमेंटल साइंस में आता है। देन हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट। अब माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी में हम जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको समझ उन कौन से ऑर्गेनिज्म में किस किस्म का प्रोसेस हो रहा है, वो उसकी रिसर्च को, और वो हमारे माहौल पे या माहौल को या हमें ह्यूमंस को किस तरह से फ़ायदा दे सकता है, उनका क्या इम्पेक्ट है, असर है हमारे माहौल पे या हम पे, ये सारा कुछ माइक्रोबायोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है जेनेटिक काउंसलिंग, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशंस एंड टेस्टिंग। जेनेटिक काउंसलिंग में आएगा। अब हमें पता है कि जो मुख्तलिफ हमारे पास हीमोफीलिया है, उसकी रिसेसिव जीन होती है, जो कि 2 लोगों में मौजूद हो तो आगे बच्चे को ये बीमारी होती है। ठीक हो गया। जेनेटिक काउंसलिंग में वो ऐसे लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मदद देते हैं जिनको कोई ऐसी जेनेटिक, मतलब पैदाइशी तौर पर, जेनेटिकली पैदाइशी तौर पर ना ठीक होने वाली जीन लेवल पे जीन्स को ह्यूमंस में चेंज करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, इस पे काम हो रहा है, लेकिन ये मुख्तलिफ चीज़ है और ये बहुत ही कोई अ, मतलब आम आवाम के लिए मौजूद मसाइल के हल नहीं है। जीन से रिलेटेड मसाइल के हल आम आवाम के लिए नहीं है इस टाइम। ठीक है, अगर किसी को कोई पैदाइशी तौर पर जेनेटिक मसला है तो उसको किस तरह से सपोर्ट, मदद दी जा सकती है, उस कंडीशन को मैनेज कैसे किया जा सकता है, या जैसे हम कह रहे हैं जेनेटिक टेस्टिंग से पता चल जाता है कि कौन से, मतलब 2 लोग अगर हमारे पास हैं और दोनों में रिसेसिव जीन मौजूद है तो उनके बच्चे में ज़रूर वो बीमारी होगी, और हम पहले ही टेस्टिंग करके ये बता सकते हैं कि अच्छा ये 2 लोग अगर शादी करते हैं, इनके बच्चे होते हैं, तो उसमें 100% चांस है इस जेनेटिक कंडीशन का, या 50% चांस है इस जेनेटिक कंडीशन का। ये सारा कुछ इसकी जो है काउंसलिंग है, इसका आम आवाम को जिन जीन्स के बारे में समझाना, बताना, आगाही पहुंचाना, ये सारा कुछ जेनेटिक काउंसलिंग में आता है, क्योंकि ये बड़ी एक डिफरेंट चीज़ है और हमारी आवाम को इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। प्रोबेबली आप लोग भी 9th में कुछ परसेंट लोग बच्चे ही होंगे जिनको जीन्स का, न्यूक्लिक एसिड का, जेनेटिक्स का पता होगा। आगे हम इस बुक में डिस्कस करेंगे डिटेल में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बुक के ख़त्म होने तक आपको बड़ा अच्छा इन चीज़ों का आइडिया होगा। लेकिन अभी पहले चैप्टर में 10वां पेज हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं नहीं समझती कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता होगा। तो जेनेटिक काउंसलिंग एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट शोबा है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। इसमें हम लोगों को उनकी ग़िज़ा से मुतल्लिक, उनकी डाइट से मुतल्लिक आगाही देते हैं, और किसी को कोई बीमारी है, बीमारी में किस किस्म की बीमारी में किस किस्म की ग़िज़ा लेनी है, ये चीज़ें न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में डिस्कस की जाती हैं।
और जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है या डाइटिशियन होता है वो इन चीज़ों का लोगों को बताता है कि किस किस्म की बेहतर से बेहतर वो खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं तो उनकी सेहत बेहतर होगी, या वो इंसान जिसको पहले से कोई बीमारी है उसने बीमारी की हालत में किस किस्म की खुराक खानी है, ये हमें न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस बताते हैं। पब्लिक हेल्थ में हम इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज थ्रू एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च। अब वो कहते हैं पब्लिक हेल्थ की जो फील्ड है उसमें जो हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ हैं, पूरे के पूरे इलाके हैं, उनकी सेहत को कैसे बेहतर बनाया जाए। पब्लिक हेल्थ मतलब कम्युनिटी की सेहत कैसे बेहतर बनाया जाए। अब कैसे बेहतर की ऑप्शंस हमें उसने 3 दी हैं। एजुकेशन के ज़रिए, तालीम के ज़रिए लोगों को आगाही दी जाए कि कैसे उन्होंने अपनी सेहत, अपने माहौल को बेहतर करना है। पॉलिसी मेकिंग, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, मतलब डिफरेंट फूड पॉलिसीज़ हमारे पास मौजूद हैं, डिफरेंट रूरल अर्बन डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ हमारे पास मौजूद हैं, जिससे हम अपने माहौल को और हम इंसानों की और उनके माहौल की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। और इस पे तहकीक जारी है। वो तहकीक भी पब्लिक जो कम्युनिटीज़ की सेहत को बेहतर बनाने के लिए जो तहकीक की जा रही है वो भी पब्लिक हेल्थ के ज़ुमरे में ही आएगी। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट्स टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। अब जो हमारे पास मेडिसिन की फील्ड में इतनी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, औजार हैं, स्टंट डलता है, फिर ये हमारे नी प्लेसमेंट सर्जरी होती है, हमारे आर्टिफिशियल नी लगाई जाती है। इसके अलावा ये एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन की मशीनें हैं। ये जो इतनी हमारे पास मशीनरी पड़ी है हमारी मेडिकल फील्ड में, वो बायोमेडिकल इंजीनियर्स बनाते हैं। डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड जो इक्विपमेंट सारा है वो बनाना, ताकि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको बेहतर केयर, बेहतर इलाज, बेहतर ख्याल उनका रखा जाए। ये इन इक्विपमेंट्स की डेवलपमेंट को बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में स्टडी करेंगे। लास्ट पे है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल। अब इसमें मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों आती हैं। अब होता ये है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कि हमने एक बायोलॉजिकल डाटा लिया इंसानों का, ठीक है, और उस पर डिफरेंट मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल, कंप्यूटर से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड या स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड टूल्स अप्लाई किए, ताकि हम उस सारे डाटा को हर एस्पेक्ट से हम उस बायोलॉजिकल डाटा को स्टडी कर सकें और उसको फरोल सकें। इस सब को हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में स्टडी करेंगे।